तो हमारी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे यूएससीएमए को एफआरएम के साथ। एफआरएम स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर सर्टिफिकेशन। अब मैंने ये दोनों सर्टिफिकेशन कंप्लीट किए हैं। मैंने पहले एफआरएम किया था और उसके बाद सीएमए कंप्लीट किया है। तो आई थिंक दैट पुट्स मी इन अ गुड पोजीशन टू कमेंट ऑन बोथ द सर्टिफिकेशंस। बट ये मेरे लिए इक्वली चैलेंजिंग भी है। वो क्यों? स्टूडेंट्स यूजुअली मुझसे आके मिलते हैं और ये बताते हैं कि सर हमें यही कॉम्बिनेशन फॉलो करना है, हमें भी सीएमए करना है और उसके बाद एफआरएम करना है। और यहाँ पे मैं यूजुअली रेकमेंड नहीं करता हूँ टू परस्यू बोथ द सर्टिफिकेशंस। मैं आइडियली कहता हूँ कि या तो आप एफआरएम कीजिए या फिर सीएमए कीजिए। अब वो मैं क्यों रिकमेंडेशन देता हूँ या फिर कुछ केसेस में मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ कि आप कर सकते हो, दोनों सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। तो वो सिनारियो कौन सा है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन हाय, माय नेम इज आदित्य शेलार। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इंस्टीट्यूट एजुकेशन, जहाँ पे मैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस पढ़ाता हूँ। मेरे पास ऑलमोस्ट 6 से 7 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, जहाँ पर मैंने डॉश बैंक, वॉटफिक्स, एफआईएस और केपीएमजी जैसे कंपनीज में काम किया है। द मेन डोमेन वेयर आई वर्कड इज इन फाइनेंस, स्ट्रैटेजी एंड सस्टेनेबिलिटी। अभी मैं मिशन पे हूँ जहाँ पर मैं फाइनेंस एंथुसियास्ट को हेल्प करता हूँ, मेंटोर करता हूँ, सिखाता हूँ टू बिल्ड अ करियर इन फाइनेंस। विद दैट लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले पैरामीटर से स्टार्ट करते हैं, जो है वैल्यू इन द मार्केट या जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। यहाँ पर हम देखेंगे कि सीएमए कहाँ पर काम करता है या क्या जॉब रोल्स टारगेट कर सकता है और एफआरएम किस ऑब्जेक्टिव से बनाया, किस जॉब रोल्स को टारगेट कर सकता है। एंड टू स्टार्ट विथ, ये कंप्लीटली अलग लाइक अपोजिट पोल्स का केस है। थिंक ऑफ इट एज नॉर्थ पोल वर्सेस साउथ पोल। ऑब्जेक्टिव्स काफी अलग है। सीएमए से स्टार्ट करते हैं। सीएमए एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो किसी भी कंपनी में जाके जहाँ पर फाइनेंस प्रोफेशनली मैनेज होता है वहाँ पर काम कर सकता है। थिंक ऑफ इट इन दिस वे, एक कंपनी स्टार्ट हो गई है, चाहे वो लेट्स से प्रोडक्ट बेस्ड हो या सर्विस बेस्ड हो, ऑटोमोबाइल हो, फार्मास्यूटिकल हो, एंटरटेनमेंट हो, आईटी सर्विसेज हो, कुछ भी हो। जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है सबसे पहले कैपिटल की जरूरत है। सीएमए कैन हेल्प यू डू दैट, रेज कैपिटल इन द मार्केट। दूसरा पार्ट आता है कि चलो कैपिटल रेज हो गया है, अब उसे डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल प्लान बनाना, एनालिसिस करना, यहाँ पर टारगेट सेट करना, परफॉर्मेंस एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस हो गया। बहुत सारे जो सेगमेंट्स आते हैं, स्टार्ट फ्रॉम प्लानिंग, बजटिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, पूरा इंक्लूडिंग कॉस्टिंग पार्ट एज वेल। तो ये सब एक सीएमए कर पाता है। उसके बाद रिपोर्टिंग आता है ऑन एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, इंटरनल रिपोर्टिंग सीएमए कर पाएगा। और इसमें जो भी सपोर्टिव फंक्शंस रहते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हो गया, एथिक्स हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, एवरीथिंग सीएमए कैन टेक केयर ऑफ इट। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ कंपनी, जहां पर भी फाइनेंस प्रोफेशनली मैनेज होता है सीएमए कैन गो एंड ये स्टार्ट वर्किंग। अब मैं आता हूँ एफआरएम की साइड पे। अब एफआरएम सीएमए में 5 to 10% का ओवरलैप है, लेकिन कुछ खास सिनर्जी लाता नहीं है। क्यों? क्योंकि एफआरएम बना है फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री, सिर्फ इसी के लिए। तो आप नहीं देखोगे कि किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में या फिर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में एफआरएम को हायर किया जा रहा है, आप ऐसा नहीं देखोगे। ये बना है सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए, फंड मैनेजमेंट के लिए, रिसर्च हाउस के लिए, या फिर कुछ कंसल्टेंसी फर्म्स होते हैं रिस्क मैनेजमेंट, उनके लिए बना है। तो एफआरएम का स्कोप क्या है या टारगेट मार्केट क्या है, यहाँ पर आते हैं दो पैरामीटर्स। एक होता है रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है एनालिसिस पर्सपेक्टिव से, और दूसरा किया जाता है रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव से। एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। सी एनालिसिस और रादर रिपोर्टिंग भी ओवरऑल 4 रिस्क वर्टिकल्स में डिवाइडेड है। एक मार्केट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है एंड अदर रिस्क है। तो इन 4 वर्टिकल्स में ही यूजुअली एफआरएम काम कर पाता है। अब जो कंपनी बहुत सीरियसली रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है, प्रोफेशनली मैनेज कर रहा है, डिसीजंस लेना है, यहाँ पर एफआरएम का काम कर सकता है इजीली। या फिर एनीवन हु इज गुड विथ नंबर्स, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में मेजर पार्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस का होता है। तो यहाँ पर इंजीनियर्स आराम से काम कर पाते हैं। जिन्होंने एमएस इन स्टैटिस्टिक्स किया है ये लोग आराम से काम कर पाते हैं। जिन्होंने एमएससी इन इकोनॉमिक्स किया है ये लोग आराम से काम कर पाते हैं। जिनका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा है और ओवरऑल प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा है, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए लगता है, वो आराम से काम कर पाते हैं। तो एनालिसिस इन रिस्क मैनेजमेंट इज अ ओपन वर्टिकल, जहाँ पे एफआरएम काम कर सकता है, लेकिन बाकी के लोग भी एलिजिबल है। मैं जिस कंपनी में रिस्क प्रोफाइल में था, मैं डॉइश बैंक में रिस्क में काम कर चुका हूँ, एफआईएस में रिस्क में काम कर चुका हूँ। देयर वर फ्यू एफआरएम्स, लेकिन बाकी के लोग काफी सारे इंजीनियर्स थे जिन्होंने फाइनेंस सीख लिया था या जिनके पास प्रोडक्ट नॉलेज था और वो रिस्क में आ गए थे। सो यू आर कंपीटिंग विद इंजीनियर्स, विद पीपल हु आर गुड विद नंबर्स। तो ये आपकी कॉम्पिटिशन रहेगी। दूसरा पैरामीटर आता है रिपोर्टिंग का। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एज होता है, कॉमर्स कैंडिडेट्स को एज होता है। अब रिपोर्टिंग में क्या आता है? सी जैसे अकाउंटिंग में वी हैव आईएफआरएस, वी हैव यूएस कैप, वैसे ही रिस्क मैनेजमेंट में वी हैव बाज़ेल नॉर्म्स। ये बाज़ेल नॉर्म वही रेगुलेशंस है जो इंटरनेशनली बनते हैं और अलग अलग इन्वेस्टमेंट बैंक्स फॉलो करते हैं, या जो भी एक क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है वो फॉलो करता है। तो जब आपको ये फॉलो करना है तब आपको प्रोफेशनल चाहिए जिनको इसका नॉलेज है, और आप एफआरएम में ही सीखते हो। तो रिपोर्टिंग एंड में आपको थोड़ा एक एज रहेगा इन टर्म्स ऑफ नोइंग हाउ रिपोर्टिंग लुक्स लाइक। लेकिन जो एनालिसिस का पार्ट है वहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी बाय परस्यूइंग एफआरएम और बीइंग गुड विद नंबर्स। ये रहा ओवरऑल स्कोप। लेकिन अगेन गोइंग बैक टू एफआरएम, अगर मैं टॉप 3 सेगमेंट्स बताऊँ जहाँ पर एक एफआरएम काम करता है, इट इज यूजुअली इन्वेस्टमेंट बैंक्स के जो रिस्क डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर एक एफआरएम काम करता है। जो फंड मैनेजमेंट होते हैं, फंड हाउसेस होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में नॉट मच, मतलब मेरे सर्कल में तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आई कैन कंप्लीटली सी अ प्रोफाइल वेयर रिस्क मैनेजमेंट कैन ऐड वैल्यू। तो म्यूचुअल फंड हो गया, हेज फंड हो गया, या ओवरऑल फंड मैनेजमेंट हो गया, यहाँ पर एफआरएम्स काम कर सकते हैं। और तीसरा हो गया कंसल्टेंसी फर्म्स, जो अलग अलग जगह से रिस्क का काम आता है टू दिस फर्म्स। यू कैन वर्क एज एन एफआरएम ऑन
research part, on creating reports, on creating small assignments, yeah, small evaluation of specific parameters, specific funds, and number of things. Now, before going ahead, I have a message for you. I'm on a mission to build India's #1 institute for USCMA. So if you're someone who's planning to pursue USCMA and want to be part of our success story, want to give me a chance to build your career, then do consider Finstead Education for pursuing USCMA. Here, the learning is based on real-life applications, case studies. Secondly, there is a dedicated student success manager who will track your progress. And third, the placement model is inspired by IIM Lucknow's placement structure. So placement mentorship plus placement assistance will be taken care by our team. So if you want to pursue USCMA and have any queries around it, you can visit our website to book a call with our experts. Or if you want to join our next batch, you can directly call this number and book your seat. See you in class. अब आते हैं अगले पैरामीटर पे, जहाँ पे हम टाइम एंड एग्जाम स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा सीएमए वर्सेस एफआरएम। सीएमए से स्टार्ट करते हैं। सीएमए हमें पता ही है 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट के लिए 5 मंथ्स मोर और लेस लगते हैं, तो ओवरऑल 10 मंथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में सीएमए खत्म हो जाता है। एंड 2 पार्ट्स में अगेन 100 MCQs आर देयर, 2 केस स्टडीज होते हैं। MCQs पास होने पे केस स्टडीज ओपन होते हैं एंड केस स्टडीज कंप्लीट होने पे आपको रिजल्ट मिल जाता है। कमिंग टू एफआरएम ना, सिमिलर स्ट्रक्चर, 2 पार्ट्स होते हैं लेकिन दोनों एग्जाम्स MCQ बेस्ड होते हैं, एफआरएम पार्ट 1 एंड एफआरएम पार्ट 2। और मैं एफआरएम का एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूँ। एफआरएम इज अ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन बेस्ड सर्टिफिकेशन। मतलब जब आप एफआरएम की बुक खोलोगे तो कंसेप्ट ABCD से स्टार्ट नहीं होते, आपको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो इफ यू आर गुड इन फाइनेंस, इफ यू आर गुड इन स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स, देन ओनली कंसिडर टेकिंग अप एफआरएम। अब इसके लिए एक हैक होता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं। आपको CFA एक सर्टिफिकेशन पता होगा, तो CFA का जो लेवल 1 है ना, वो है अराउंड ABCD ऑफ फाइनेंस। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स CFA लेवल 1 करते हैं और फिर एफआरएम पार्ट 1 एंड देन एफआरएम पार्ट 2 करते हैं। इस ट्रैजेक्टरी में आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर आप एफआरएम थोड़ा इजीली कर पाते हो। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने यही किया था, लेकिन मैंने ये नहीं किया था। लेकिन इसका रिपरकशन क्या हुआ कि एफआरएम के पार्ट 1 के लिए मुझे 2 अटेम्प्ट लगे। अब ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ा नहीं था। एफआरएम पार्ट 1 ये मेरा पहला एग्जाम था प्रोफेशनल वर्ल्ड में, वो भी एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। तो मैं 10-10 घंटे पढ़ता था। आई हैड सॉल्व्ड ऑल MCQs, थरली पता थे। आई वाज एट अ लेवल वेयर क्वेश्चन देख के मैं आंसर बताता था। लेकिन जब मैं एग्जाम में गया तब मुझे पता चला कि यार ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। मतलब आपको कंसेप्ट सिखाई जाती है, लेकिन वो कंसेप्ट के अराउंड जैसे के तैसे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं होता है। एक सिनारियो बिल्ड किया जाएगा एक एक्चुअल बैंक के साथ, एक क्लाइंट के साथ, और अभी आपको एक नया एनालिसिस करना है बेस्ड ऑन द कंसेप्ट्स दैट यू हैव लर्नड। तो वो अडेप्ट करने के लिए टाइम लगा, एफर्ट लगा। मीन्स आई कैन टेल यू व्हाट ऑल आई हैव सैक्रिफाइस्ड जस्ट टू गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। और तब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, तो थैंकफुली आई कुड पुट इन दैट मच ऑफ एफर्ट। लेकिन जब मैंने एफआरएम स्टार्ट किया था और जब मैंने एफआरएम एंड किया, उस 1 साल में मेरी हेल्थ ऑलमोस्ट 20-30% डिटेरिएट हो गई थी। दैट वॉज दी आई थिंक टोल और कॉस्ट इट टुक ऑन मी, बट इन अ वे वर्थ इट, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ गया मुझ में कि चलो आगे जाके मैं कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकता हूँ। व्हेन यू क्रैक समथिंग सो डिफिकल्ट, जो मेरे आजू बाजू में जितने भी मेरे दोस्त थे, हाफ वे थ्रू दे गिव अप। आई थिंक मेरा एक ग्रुप था 7 से 8 लोगों का, जहाँ पर मैं एफआरएम पढ़ने जाता था। ओनली 2 ऑफ अस कंप्लीटेड पार्ट 1, और उसमें से मैं अकेला था जिसने फिर पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया। पार्ट 2 मैंने वो भी सेल्फ स्टडी ही कर लिया था, क्योंकि पार्ट 1 में पता चल गया था क्या पढ़ना है क्या नहीं। प्लस पार्ट 2 के लिए मेरा स्ट्रैटेजी, मतलब पार्ट 2 का चलो स्टोरी अलग है, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि माय एफआरएम जर्नी कैसी थी वगैरह। बट द होल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एफआरएम में जो 3 सेगमेंट्स होते हैं, यू स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फंड मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी। और जो स्ट्रक्चर होता है इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपका फाइनेंशियल एक्यूमेंट बिल्ड होता है, पार्ट 2 में यू डीप डाइव इनटू रिस्क मैनेजमेंट। आइडियली टाइम 6 मंथ्स है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में काफ़ी लोगों को पहला पार्ट देने के लिए कभी 9 महीने लगते हैं, कभी 1 साल भी लगता है। तो एवरेज पकड़ लीजिए 1 साल में हो जाता है, एट टाइम्स 1.5 साल भी लग सकता है। मुझे 1.5 साल लगा था, क्योंकि पार्ट 1 मैंने 6 महीने 2 बार दिया था, पार्ट 2 के लिए 6 महीने वर इनफ। अब आते हैं डिफिकल्टी वाले पार्ट पे। सिर्फ डिफिकल्टी इवैल्यूएट करना थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि सिस्टम अलग तरीके से यूज होती है, बट देयर इज सम ओवरलैप। दोनों US बेस्ड इंस्टीट्यूट से, तो सिस्टम वही है कि आपको स्केल करने हैं कोर्स, लेकिन वो स्केल करके आप कैसे रिजल्ट प्रेजेंट करते हो वो अलग है। जैसे CMA में द फॉर्मूला इज क्वाइट ईजी, 500 मार्क्स का एग्जाम है, स्कोर मोर देन 360 एंड यू विल पास दी एग्जाम। एफआरएम में थोड़ा अलग है। एफआरएम में जब आप एग्जाम दे के आते हो तो परसेंटाइल सिस्टम है, और इसमें परसेंटाइल में क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट में लेट्स से देयर आर 100 कैंडिडेट सिटिंग, तो जो टॉप के 25 है उन्हें क्वार्टाइल 1 दिया जाता है कि अच्छा आप टॉपर्स हो, आप टॉप 25% में हो। फिर जो 25% से 50% में है उनको क्वार्टाइल 2 दिया जाता है। एंड इन माई एक्सपीरियंस, इफ यू वांट टू पास दी ओवरऑल एग्जाम, आई थिंक 4 से 5 सब्जेक्ट्स होते हैं हर एग्जाम में, तो अगर आपको पूरा एफआरएम का एक पार्ट पास होना है तो आपको हर सब्जेक्ट में आइदर क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 पर ही रहना है। नाउ इट इज नॉट क्लियर कि अगर आप हर एक में क्वार्टाइल 1 लाते हो तो डेफिनेटली यू विल पास। क्वार्टाइल 1-2 का कॉम्बिनेशन है, 99% यू विल पास। लेकिन कहीं पर अगर क्वार्टाइल 3 आ रहा है तो अगेन द ट्रांसपेरेंसी इज नॉट देयर कि एक्चुअली बैकएंड में क्या कैलकुलेशंस हो रहे हैं। शायद आप पास होगे, शायद आप पास नहीं होंगे, लेकिन मेरा एडवाइस यही है कि आप क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 में ही रहो। मतलब जब 100 कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हो, हर सब्जेक्ट के लिए आप टॉप 50% में ही रहो, आप आराम से पास हो जाओगे। एंड वन एडिशनल नोट, से अगर मैं पासिंग रेट की बात करूँ तो अराउंड 40 to 50% है फॉर USCMA। यहाँ पर अभी ओपन डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे टाइम पे जो मेरे प्रोफेसर्स बताते थे वो भी यही बताते थे कि 40 to 50% पासिंग रेट है। लेकिन अगर मैं एक अपना पर्सनल एडवाइस इसमें ऐड करूँ, CMA के बारे में, द करिकुलम इज फीजिबल इन द सेंस आप पढ़ सकते हो, पास हो सकते हो। एफआरएम में पढ़ना इज बिट डिफिकल्ट,
पास होना उसके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। पढ़ना डिफिकल्ट इन द सेंस वो करिकुलम इतना टफ है कि बहुत सारे लोग एग्जाम देने ही नहीं जाते। तो जब आप एग्जाम देने जाते हो, यू हैव ऑलरेडी लेफ्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंपटीशन बिहाइंड, तो जब आपको पास होना है उनमें बस आपको टॉप 50% में रहना है। दैट्स द ओनली ट्रिक। बट मोर और लेस डिफिकल्टी लेवल पे मैं दोनों को सेम लेवल पे रखूंगा फ्रॉम पासिंग पर्सपेक्टिव, बट लर्निंग या करिकुलम पर्सपेक्टिव से एफआरएम काफी आगे है एज कम्पेयर टू यूएससीएमए इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी। नाउ कमिंग टू अलुमनाई सपोर्ट, अब दोनों सर्टिफिकेशंस के लिए इंटरेस्टिंगली अलुमनाई सपोर्ट काफी नीश है। नीश इन द सेंस आप स्पेसिफिक जॉब रोल्स में जाओ, आपको वो लोग मिलेंगे। अगर आप एफपीएनए में जाओगे तो आपको लोग मिलेंगे जो यूएससीएमए को जानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, हायर करते हैं, प्लस परस्यू भी कर रहे हैं। वैसे ही आप रिस्क मैनेजमेंट में, किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक में, फंड में, कंसल्टेंसी में, मार्केट रिस्क प्रोफाइल्स में जाओ, क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल्स में जाओ, ऑपरेशनल रिस्क प्रोफाइल्स में जाओ, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइल्स में जाओ, आपको एफआरएम जरूर मिलेंगे। लेकिन जैसे आप रिस्क मैनेजमेंट से थोड़ा बाहर आते हो, इसका रिकॉग्निशन थोड़ा कम है। बट फिर भी अगर मैं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इकोसिस्टम की बात करूँ, एफआरएम को काफी रिकॉग्नाइज करता है अलॉन्ग डिफरेंट वर्टिकल्स। आई हैव ऑल्सो सीन पीपल वर्किंग इन बॉन्ड वैल्यूएशन टीम, कंट्रोलरशिप फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ऐसे टीम्स में। वैसे सीएमए भी एफपीएनए के बाहर भी काम कर पाता है। कंट्रोलर रोल हो गया, ड्यू डिलिजेंस रोल हो गया, बिजनेस एनालिस्ट रोल हो गया, डेटा एनालिटिक्स में भी काम करते हैं। मैंने अपना काम डेटा एनालिटिक्स से ही स्टार्ट किया था, तो ये एक आपको ओवरलैप दिखेगा। लेकिन जैसे नीश में जाओगे, देयर इज गुड अमाउंट ऑफ अलुमनाई सपोर्ट। अगर मैं नंबर्स में बात करूँ, हाँ, सीएमए का अलुमनाई बेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू एफआरएम, दैट्स अ फैक्ट। बट अगेन इंडस्ट्री भी, मतलब साइज भी तो अलग है। एंड नाउ द लास्ट पैरामीटर, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मेरे टाइम पे फीस काफी अलग थे, एंड आई एम सॉरी मैंने अभी लेटेस्ट जाके फीस देखी नहीं है, बट मेरे टाइम पे आई स्पेंड समवेयर अराउंड 80,000 ओवरऑल ऑन एफआरएम। और यूएससीए में मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, तो इट वाज काइंड ऑफ फ्री फॉर मी। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अगेन 60-70,000 का रेंज है फॉर सीएमए, और जो प्रोफेशनल्स है उनके लिए आई थिंक 90,000 से 1 लाख का कुछ रेंज है फॉर सीएमए। तो यहाँ पर आई वुड से स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सस्ता है सीएमए एज कम्पेयर टू एफआरएम, लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए सीएमए थोड़ा महंगा है। एफआरएम मेरे टाइम पे 80,000 था, विच इज अराउंड 2018-19। आई एम श्योर अभी फीस बड़ी होगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे एडिटर को कह के वो ऐड करवा दूंगा कि अभी की फीस क्या है ओवरऑल फॉर एफआरएम विच इज पेड टू द इंस्टीट्यूट। सो ये दोनों फीस इंस्टीट्यूट को पे किए जाते हैं। कमिंग टू कोचिंग पार्ट नाउ, अगेन यूएससीएमए पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिला के मार्केट में अप्रॉक्स 70,000 तक फीस चली जाती है। अगर मैं एफआरएम की भी बात करूँ तो सिमिलर फी है। पार्ट 1 आप लोगे तो यूजुअली आप 35-40,000 तक फीस दिखेगी। दोनों पार्ट एक साथ लेते हो तो आपको 80,000, 90,000, 1 लाख, इट डिपेंड्स कि आप किस अटेम्प्ट तक एक्सेस लेते हो। वो मैंने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया है कि आप 1 साल के लिए ले रहे हो तो फीस अलग है, 6 महीने के लिए फीस अलग है, 1.5 साल के लिए अलग है, जो एफआरएम में काफ़ी एविडेंटली दिखता है, काफ़ी सारे क्लासेस के साथ दिखता है। तो वो एक अलग स्लैब्स है, वो आप देख सकते हो। बट ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से काफ़ी सिमिलर है। 19-20 का फर्क रहेगा, लेकिन ओवरऑल एक्सपेंडिचर सेम है। अब रिटर्न के हिसाब से भी रिटर्न काफी सिमिलर है दोनों के लिए। एवरेज पैकेज, अब नंबर ऑफ एक्सपीरियंस 2 साल का लगता है फॉर सीएमए एंड एफआरएम बोथ। तो 2 साल एक्सपीरियंस के बाद जब आप सर्टिफिकेट होल्डर हो जाते हो तो अगेन एवरेज आपका जो पैकेज रहता है दैट इज अराउंड 8 लाख रुपीज इन इंडिया। तो फ्रॉम आरओआई पर्सपेक्टिव मोर और लेस सेम है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब अगले वीडियो में हम कंपेयर करेंगे यूएससीएमए को एसीसीए के साथ। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो डू प्रेस थम्स अप बटन। आई एम श्योर मैंने सारे क्वेश्चंस को आंसर नहीं किए, सो इफ यू हैव एनी क्वेरी कंसर्न अराउंड दिस, प्लीज मेंशन योर कंसर्न इन द कमेंट बॉक्स। आई विल पर्सनली रिप्लाई टू इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझसे कनेक्ट करना है, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हो, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने अपना नंबर ना काफ़ी पहले इंटरनेट पे ओपन रख दिया था, तो मुझे बहुत सारे डीएम्स आते रहते हैं। द बेस्ट वे टू गेट इन टच विद मी इज, मेरे टीम, अब नाउ आई हैव अ स्मॉल टीम दैट काइंड ऑफ टेक्स केयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो गेट इन टच विद माई टीम, वो मेक श्योर करते हैं कि एक कॉल सेटअप होता है और मेरी उस स्टूडेंट से बात होती है। सो यू हैव बेटर चांस ऑफ कनेक्टिंग विथ मी थ्रू माई टीम एल्स कनेक्टिंग विथ मी डायरेक्टली। और मुझसे भी अगर डायरेक्टली कनेक्ट करना हो तो प्रेफरेबली मंडे ट्यूसडे आफ्टरनून में कॉल कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% आई विल डेफिनेटली पिक अप योर कॉल एंड आंसर योर क्वेरीज। विद दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एज यूजुअल आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।